This is 9th class ICSE biology, 10th chapter nutrition. Nutrition है, रफ नोटबुक। कौन बता सकता है न्यूट्रिशन क्या होता है? कोई बता सकता है? निरंतर बता सकते हो ना आप? The supply of inorganic or organic compounds in the body. Okay. In the form of vitamin D. Okay. For what? For the all-round development and the growth of the body. Good. क्या है न्यूट्रिशन? सबसे पहले तो जपजी और दिवजोत मुझे ये बताओ कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? निरंतर ने कहा कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बॉडी के द्वारा लेना और बॉडी की ऑलराउंड ग्रोथ करना और एनर्जी देना, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। उसमें दो शब्द आए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। क्या है ये? ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक का जानते हो? बोलो बोलो। इसमें मिलावट नहीं होती। नहीं, दिस इज नॉट राइट आंसर। हाँ, इसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं होता। वो इनऑर्गेनिक होते हैं और जिनमें होते हैं वो ऑर्गेनिक। जिनमें होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है those substances which are formed from living substances. Formed from, आप बेटा मैथ्स करो, मैथ्स, ठीक है? 5 बजे के बाद 5 बजे एग्जैक्ट मैथ स्टार्ट करनी है। These are the substances which are formed from living organisms. Living organisms, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। जब हम फील्ड में खेत में मैन्योर डालते हैं, वो मैन्योर किससे निकली होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकली होती है, गाय भैंस से निकली होती है, जो कि हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ करती है, जो हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ करती है। वो तो हो गया ऑर्गेनिक। वो क्या हो गया? ऑर्गेनिक। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ फर्टिलाइजर की बात करूं तो वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं निकला है, तो वो क्या है? केमिकल। वो क्या है? मतलब वो इनऑर्गेनिक। वो क्या है? इनऑर्गेनिक। वो सब्सटेंस क्या है? क्योंकि वो किसी लिविंग सब्सटेंस से नहीं निकलता है, प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही अगर जैसे मेरे पेड़ों के पत्ते गिरे, टहनियां गिरी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने डिकम्पोज की, वो जो मटेरियल तैयार किया उन्होंने डिकम्पोज करके, वो भी ऑर्गेनिक है। वो भी क्या है? ऑर्गेनिक है। तो सबसे पहले हम टर्म न्यूट्रिशन जानने की कोशिश करेंगे। इस बुक में न्यूट्रिशन की क्या डेफिनेशन है वो जानने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रिशन मीन्स सप्लाई ऑफ एसेंशियल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, एंड दोनों चाहिए बॉडी को। इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स, प्रोटीन, विटामिन, सॉल्ट्स टू द बॉडी। ऑल सच केमिकल कंपाउंड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें सॉल्ट क्या है? सॉल्ट क्या है? इनऑर्गेनिक। सॉल्ट क्या है? इनऑर्गेनिक। और प्रोटीन क्या है? ऑर्गेनिक। प्रोटीन क्या है? ऑर्गेनिक। इज इट ओके? तो बॉडी को ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंसेस चाहिए, और उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। मैं थोड़ी देर बाद पूछूंगी दिवजोत और जपजी से। फूड इज एनी सब्सटेंस विच वी ईट। तो फूड क्या है? जो हम खाते हैं या हम जो पीते हैं, वो फूड है। क्योंकि जब हम जूस पीते हैं तो उससे भी हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है? तो क्या है? जो भी हम खाते हैं या पीते हैं, वो दोनों चीजें क्या कहलाती है? वो फूड कहलाती है। अब फूड क्या है? इसका मतलब फूड क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का फूड क्या है? जिस तरह से गाड़ी का फ्यूल पेट्रोल और डीजल है, उस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म का फ्यूल क्या है? फूड। क्यों? क्योंकि जिस तरह से फ्यूल गाड़ी को एनर्जी दे रहा है चलने की, उस तरह से फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी दे रहा है चलने की, काम करने की, ठीक है? तो फूड क्या है? फूड इज द फ्यूल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड इज द फ्यूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? तो ये कह रहे हैं, तो फूड ईटिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, ड्रिंकिंग की फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि मिल्क आल्सो गिव्स अस एनर्जी, प्रोटीन, ब्रेड
एग, फिश, एप्पल। तो लिक्विड फॉर्म भी बता दी आपको न्यूट्रिशन की, फूड की, और सॉलिड फॉर्म भी बता दी। इसके बाद है डाइट। व्हाट इज डाइट? क्वेश्चन हम कहते हैं डाइट, बैलेंस डाइट, डाइट, इस तरह की बातें करते हैं, डॉक्टर्स भी करते हैं। तो डाइट क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम्स, ऐसी फूड आइटम्स को लेना जिसमें जो हमारे 6 न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारे 6 न्यूट्रिएंट्स है, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, फैट्स, रफेज, वाटर। वाटर तो इसी से मिल जाएगा, वाटर। ये क्या है? ये हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर ये हम बैलेंस्ड प्रॉपर अमाउंट में किसी डाइट में है तो वो क्या है? बैलेंस डाइट है। वो क्या है? बैलेंस डाइट है। तो डाइट क्या है? कॉम्बिनेशन है फूड आइटम्स का जो हम खाते हैं मील की फॉर्म में। और बैलेंस डाइट क्या है? जिसमें सारे प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है फूड के, प्रिंसिपल कंपोनेंट मतलब जरूरी कंपोनेंट्स जो हैं फूड के, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये अगर प्रॉपर अमाउंट में है जितने बॉडी को एक मील में चाहिए तो वो मील क्या कहलाती है? बैलेंस्ड डाइट। क्या कहलाती है? बैलेंस्ड डाइट। दिव्यज्योत मैंने क्या बोला? दिव्यज्योत मैंने क्या बोला? हाँ नहीं, ये डाइट, बैलेंस डाइट। Balanced diet is important nutrients which are all constituent nutrients which are needed for our body. जिसमें सारे इम्पोर्टेंट वाटर न्यूट्रिएंट्स, मैम जितने इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे आइटम प्रॉपर अमाउंट में हों तो उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। लर्न करके मुझे देनी है अभी। इसके बाद है बैलेंस डाइट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन डिपेंड्स अपॉन द 4 फैक्टर्स। बोलते हैं सबके लिए, जैसे जो ग्रोइंग स्टेज है 13 से लेकर के कितनी एज तक? 18 तक, उनके लिए जो बैलेंस डाइट होती है उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के वो अलग अमाउंट में चाहिए। जो 50 से अबव है उनके लिए अलग अमाउंट में चाहिए। जो नीचे है 5 साल से छोटे हैं उनके लिए अलग अमाउंट में चाहिए। तो सबके लिए अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग बैलेंस डाइट है। इज इट क्लियर दिव्यज्योत? सुन रहे हो तुम? कान खोल के ध्यान पूरा यहीं रखो। इसके बाद है एज ऑफ द पर्सन। बोलते बैलेंस डाइट जो है किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? एक तो एज के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरा सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। मेल को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है क्योंकि दे वर्क हार्ड फिजिकली। जो जब फिजिकली वो ज्यादा वर्क हार्ड करते हैं तो उन्हें डिफरेंट। तो सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है बैलेंस डाइट। लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। स्पेशल नीड्स ऑफ द पर्सन, सिक पर्सन है तो उसे कुछ और बैलेंस डाइट चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे कोई और बैलेंस डाइट चाहिए। और जो नर्चर करती है बेबी को उसे कुछ और जो है बैलेंस डाइट चाहिए। तो हम क्वेश्चन किस तरह से आएगा? क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज बैलेंस डाइट एंड व्हाट आर इज बैलेंस डाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो आपने वो आंसर देना है। इसके बाद है मील। मील इज फूड टेकन एट वन टाइम टू सेटिस्फाई द एपेटाइट। एपेटाइट क्या होता है? कई डॉक्टर आपको बोलता है कि क्या है ये पतला ही हो ही जा रहा है इसका ना, तो मदर क्या बोलती है? मैम ये कि इसका एपेटाइट नहीं है। क्या है? कि इसका एपेटाइट नहीं है। मतलब क्या है कि जिस एज में आपको 4 चपातियां खानी चाहिए उसमें वो एक ही चपाती खा रहा है। उसका बीमारी की वजह से, जो भी बीमारी है उसकी वजह से उसका जो हंगर है वो खत्म हो गया, जो उसकी भूख है उसे लगती ही नहीं है। तो उसे क्या कहते हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट। क्या कहते हैं? लॉस। तो मील इज द फूड टेकन एट वन टाइम टू सेटिस्फाई द एपेटाइट। और भूख को मिटाने के लिए जो हमें एक टाइम में खाते हैं उसे हम मील कहते हैं। एपेटाइट मीन्स द डिजायर टू ईट, हंगर। एपेटाइट का मतलब क्या है? भूख, खाने की भूख को हम क्या कहेंगे? एपेटाइट। हंगर इज द अनईजी सेंसेशन ड्यू टू लैक ऑफ फूड। बोलते हैं आप लगती है भूख लगती है तो अनईजी हो जाते हैं, जल्दी लाओ थाली बजाने लग पड़ते हैं मम्मी खाने के लिए। हाँ, तो उससे क्या कहते हैं हम? हंगर को ही हम क्या कहेंगे? एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब हंगर खत्म। ठीक है। तो नीड ऑफ न्यूट्रिशन, नीड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की क्यों जरूरत है? मतलब वो कौन कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से हमें खाने की जरूरत है? वो तो एक तो ग्रोथ के लिए,
बॉडी में कोई डैमेज हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, उसको रिपेयर करने के लिए, बॉडी को काम करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसकी केमिकल कंपोजिशन मेंटेन रहे। फिर प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस सिक्रेशन सच एज एंजाइम, हार्मोन, स्वेट, मिल्क, ये सब चाहिए। एंजाइम चाहिए। एंजाइम भी किससे बनेंगे? फूड आएगा तभी एंजाइम बनेंगे, और एंजाइम बनेंगे तो फूड डाइजेस्ट होएगा। ठीक है, एंजाइम आएंगे, हार्मोन, इन सब की सिक्रेशंस के लिए, और प्रोटेक्शन के लिए, बीमारी से बचने के लिए। आप खाना ढंग से नहीं खाओगे, बैलेंस डाइट नहीं खाओगे, क्या हो जाएगा? बीमारी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हमने अभी तक के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड क्या होता है, मील क्या होती है, बैलेंस डाइट क्या होती है, क्या बैलेंस डाइट डिफरेंट ग्रुप को, डिफरेंट एज ग्रुप को डिफरेंट चाहिए, क्यों चाहिए, जरूरत क्या है न्यूट्रिशन की। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फूड सब्सटेंसेस, क्लासेस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो अब हम क्लासेस पता करने जा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की, और इन्होंने फर्स्ट क्लास में डाला है कार्बोहाइड्रेट। क्या डाला है? कार्बोहाइड्रेट। तो फर्स्ट क्या आ गया? कार्बोहाइड्रेट। तो दिवजोत हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम लोग? 6 टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, और उसमें सबसे पहले हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट की। किसकी? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? वो कंपाउंड जो किस चीज के बने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, ठीक है, विद द रेशियो ऑफ क्या है? 2:1:1। जैसे कि C6H12O6, ये क्या है? 1:2:1, 1:2:1 रेशियो में ये जुड़े हुए होंगे। तो विद द हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ 2:1, है ना? 2:1 रेशियो में हाइड्रोजन 2, अगर काटूंगी इसको 12 को और 6 को, तो कितने आएगा? 2:1 आएगा। तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो 2:1 रेशियो में ही होंगे। और इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है? शुगर की कैटेगरी आती है। शुगर का क्या फार्मूला होता है? C12H22O11 है, ये भी इसके हाफ 2:1 रेशियो में ऑलमोस्ट। तो 2:1 रेशियो में। तो ये कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? सेलुलोज होता है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च होता है, और शुगर का। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल के अंदर तो पाया ही जाता है प्लांट्स में। एनिमल्स को एनिमल्स सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, सेलुलोज कौन डाइजेस्ट करता है? ग्रास ईटिंग एनिमल्स। क्या है? ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। इज इट ओके? मैंने क्या बोला जब जी? कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट की बात की मैंने यहाँ पर? शुगर बताया मैंने, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, और मैंने बताया सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है ना? और कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो रहेगी वो 2:1 रहेगी। मैंने शुगर का फार्मूला बताया। शुगर का फार्मूला बताओ मुझे, क्या होता है? बताया मैंने? ओके, आप या O11 बोलो बेटा, जब जी दोबारा बोलो दीपजोत। C12H22O11। हाँ जब जी बोलो। O11। ठीक है। और मैंने क्या बताया? सेलुलोज के बारे में क्या बताया मैंने? इसको जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं ये डाइजेस्ट कर पाते हैं, बाकी एनिमल्स नहीं कर सकते। बाकी एनिमल्स नहीं डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है, इसलिए उनका जो इंटेस्टाइन होता है वो लार्ज होता है। क्या होता है? लार्ज होता है। ठीक है, अब है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रिंसिपल एनर्जी। और अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको क्या करना है? कार्बोहाइड्रेट। आपको लग रहा है कि मेरे को एनर्जी नहीं मिल रही है, खेल रहे हो, एनर्जी की कमी महसूस हो रही है, तो आपको क्या खाना चाहिए? इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स। क्या खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स। हो गया। शुगर्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड टेस्ट स्वीट। अब हम सबके बारे में पढ़ेंगे। शुगर के बारे में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि क्लासेस पढ़ रहे हैं हम लोग किस चीज की?
न्यूट्रिशन की फर्स्ट क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट उठाया। अब कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें हमने पढ़ा कि शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है और सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। अब मैं शुगर के बारे में पढ़ने जा रही हूँ। दिवजोत, एक टांग पे खड़े होना है। बाद में पहले पढ़ क्या बोला मैंने? नहीं, मैंने बोला एक टांग पे खड़े हो ना, योनिंग कर रहे हो, जमाइयां ले रहे हो। तो कह रहे बाद में खड़ा हो तो। Sugar are soluble in water and taste sweet. Broadly, the sugar in our body are of two major categories. ठीक है। दिवजोत, हम क्या पढ़ रहे हैं? शुगर क्या है? शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। शुगर क्या है? और शुगर क्या है? पानी में सॉल्युबल है। शुगर क्या है? एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि पानी में सॉल्युबल है। हाँ, आप केमिस्ट्री रिवाइज करो। केमिस्ट्री में क्या करोगे आप? एनसीईआरटी नहीं की अभी तक? मुझे वो भी चाहिए, उसकी समरी भी चाहिए। तो शुगर क्या है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो वाटर सॉल्युबल है। इज इट ओके? फर्स्ट गुण पता लग गया शुगर का। अब शुगर जो है वो फूड आर ऑफ टू कैटेगरी। शुगर जो है फूड में वो दो तरह की होती है। एक होती है मोनोसैकेराइड्स। क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स। पेन किसके पास है? खत्म हो गया ये। मोनोसैकेराइड्स। और दूसरी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? सिंपल शुगर। क्या कहते हैं? सिंपल शुगर। एक हो गई मोनोसैकेराइड। क्या है? मोनोसैकेराइड। और दूसरा क्या है? पॉलीसैकेराइड। क्या है? पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं। पॉली में डाई ट्राई सब आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या है? पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स क्या हुए फिर? सैकेराइड्स का क्या मतलब हुआ? शुगर। सिंपल शुगर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, तो सैकेराइड का मतलब पता चल गया आपको? सिंपल शुगर। शुगर के लिए बायोलॉजिकल वर्ड है सैकेराइड्स और सिंगल के लिए बायोलॉजिकल वर्ड है मोनो। तो क्या होगा? मोनोसैकेराइड्स। दिवजोत, मैंने क्या बोला? विद ए जनरल केमिकल फार्मूला। इसका मतलब जो सिंगल होगी उसका फार्मूला होगा, सिंगल शुगर जो होगी उसका फार्मूला होगा C6H12O6 और जो डाई सैकेराइड होगी उसका फार्मूला होगा C12H22O11। ये है डाई सैकेराइड और ये है मोनोसैकेराइड। डाई सैकेराइड को हम लोग ऑलिगोसैकेराइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑलिगोसैकेराइड्स भी कहते हैं। इज इट ओके? तो दीज नीड नो डाइजेशन। बोलते ये जो शुगर है, ये जो सिंपल शुगर है, जो सिंगल शुगर है, इसके लिए डाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। जो पहले ही सिंगल है, बिल्कुल ही सिंपल है। तो कह रहे हैं दीज नीड नो डाइजेशन, आर स्ट्रेट वे एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं। 3 टाइप ऑफ सच सिंपल शुगर। 3 तरह की सिंपल शुगर होती है। सिंपल शुगर मतलब मोनोसैकेराइड्स। सिंपल शुगर मतलब, तो उसमें आपको एक ही नॉलेज होगी कि ग्लूकोज होता है, बल्कि ग्लूकोज ही नहीं होता, ग्लूकोज के अलावा फ्रुक्टोज भी होता है, फ्रुक्टोज के अलावा गैलेक्टोज भी होता है। ये सभी क्या है? सिंगल शुगर ही है। क्या है? सिंगल शुगर ही है। तो कह रहे हैं ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज को पॉपुलरली हम क्या कहते हैं? ग्रेप शुगर। क्या कहते हैं पॉपुलरली हम? ग्रेप शुगर इज द मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट शुगर फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म। तो ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाली शुगर है। When we say blood sugar, it means the glucose level in the blood. जब भी हम कहते हैं ब्लड शुगर बढ़ गई है, घट गई है, तो मतलब क्या बढ़ गया, घट गया है? ग्लूकोज। क्या बढ़ गया, घट गया है? ग्लूकोज। और 1 mole of glucose release 686 kilocalorie of the energy. 1 mole of the glucose. मोल क्या है? मोल इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। क्या है? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो 1 मोल ग्लूकोज का कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है? यू शुड लर्न इट। ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएगा। जब जी ग्रेप शुगर किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। जब हम ब्लड शुगर की बात करते हैं तो मतलब किसकी बात करते हैं? ग्लूकोज की। हमारे पास कितने सिंपल शुगर्स हैं? सिंपल शुगर्स कितने हैं हमारे पास?
तीन है। पहला हमने कौन सा पढ़ा? मैम ग्लूकोज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रुक्टोज, और उसके बाद क्या आएगा? ग्लैक्टोज। फ्रुक्टोज बोल दिया मैंने, हाँ फ्रुक्टोज, फिर उसका गलैक्टोज। क्या है? गलैक्टोज। हाँ, फ्रुक्टोज इज द कॉमन प्लांट, इज कॉमन इन प्लांट। ये किसमें कॉमन है? प्लांट में। ब्लड में कॉमन है ग्लूकोज, और प्लांट में कॉमन है। हाँ, और एफ से फ्रूट, एफ से फ्रुक्टोज, तो ये फ्रूट्स में ज्यादा पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? फ्रूट शुगर। इसके बाद है गलैक्टोज। गलैक्टोज इज अनदर सिंपल शुगर फाउंड इन मिल्क। देखो ये क्वेश्चन आ जाएंगे, बी केयरफुल कि मिल्क में सिंपल शुगर कौन सी है? कौन सी है? फ्रूट में कौन सी है? ग्रेप में कौन सी है? शुगर में कौन सी है? सॉरी, ब्लड में कौन सी है? अब है मेरे पास डाइसैकेराइड्स और डबल शुगर। पॉलीसैकेराइड नहीं दिया, हाँ ये पॉलीसैकेराइड स्टार्च, ठीक है। इसके बाद है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब जिसमें दो होंगे। दो किसमें होते हैं? शुगर में। जो शुगर का फार्मूला है C12H22 O11 है, तो शुगर में। हैव यू जनरल केमिकल फार्मूला ऑफ, दे दिया केमिकल फार्मूला शुगर का, मैं बार बार बता रही हूँ। क्या फार्मूला है जब जी? मैम सिंपल का C6H12O। नहीं 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 नहीं, मैंने शुगर का पूछा, ग्लूकोज का नहीं पूछा। मैम C12H22 पर O। थैंक यू। अब भाई बड़े हो रहे हो, अच्छे अच्छे से यहीं पर ग्रास्प कर लिया करो सब कुछ। तो ये हो गई डबल शुगर। अब जिस तरह से हमने जिस तरह से हमने देखा कि सिंपल शुगर 3 टाइप की है, उस तरह से डबल शुगर भी कितने टाइप की है? 3 टाइप की है। कितने टाइप की है? 3 टाइप की है। जिस तरह से हमने देखा दिव्योत कि सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप के हैं, उस तरह से डाइसैकेराइड्स मतलब डबल शुगर भी हमारे पास 3 टाइप की है। नाम जाने? सुक्रोज है उसका एक का नाम, दूसरे का नाम है माल्टोज, और तीसरे का नाम है लैक्टोज। अब जिस तरह से हमने उसमें जाना कि ग्लूकोज किसमें है, जैसे ब्लड की जो शुगर है वो ग्लूकोज है, और ग्रेप्स शुगर है, ग्रेप्स में पाया जाता है। उस तरह से सुक्रोज कहाँ पाई जाती है? ये एक कॉमर्शियल शुगर है, जो इट इज कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शुगर केन। ये शुगर केन से निकलती है कंट्री में। अनदर एक और सोर्स है सुक्रोज का, शुगर का, वो है शुगर बीट। क्या है? शुगर बीट। खाते हो शुगर बीट? हाँ, ठीक है, शुगर बीट। और सुक्रोज इज ए डबल शुगर मेड अप ऑफ 2 सिंपल शुगर, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ध्यान देना, ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आता है कि सुक्रोज किस किस सिंपल शुगर से बनी है? किस किस से बनी है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। किस किस से बनी है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। और ये किस किस में पाई जाती है? शुगर केन में, और दूसरा शुगर बीट में। हो गया। अब है मेरे पास माल्टोज। माल्टोज क्या है? डबल शुगर। क्या है? डबल शुगर। डबल शुगर मतलब डबल सैकेराइड, है ना। तो ये माल्टोज है, तो ये माल्ट शुगर भी कहलाती है। क्या कहलाती है? माल्ट शुगर। और इसमें 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। नो फ्रुक्टोज, नो गलैक्टोज। क्या होगा? दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और वो बना देंगे माल्टोज। क्या बना देंगे? माल्टोज में। और ये माल्ट शुगर है। लैक्टोज, लैक्टोज में एक ग्लूकोज होगा और एक होगा गलैक्टोज। एक ग्लूकोज होगा और दूसरा होगा गलैक्टोज, और ये पाया जाएगा मिल्क में। ये कहाँ पाई जाएगी शुगर? मिल्क के अंदर। क्या क्या बोला जब जी? मैंने क्या पढ़ाया? डाइसैकेराइड्स है, मैं डाइसैकेराइड्स पढ़ा रही हूँ। वो नाम नहीं बोलना है, ये वाला कौन सा? वो सुक्रोज। सुक्रोज। मैम इसमें ये बने होते हैं फ्रुक्टोज के और ग्लूकोज के, और जो माल्टोज होते हैं वो 2 ग्लूकोज के बने होते हैं, और जो लैक्टोज होते हैं वो जब जी मैं सुनने वाली हूँ आपसे, जब जी मैम वो ग्लूकोज और ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज के हैं। नेक्स्ट वाला तो माल्टोज, तो दोनों ग्लूकोज के हैं। नहीं मैम वो दूसरा गलैक्टोज, लैक्टोज, हाँ लैक्टोज किस का है? ग्लूकोज और इस बात का खास ध्यान रखो कि हमारे पास 3 डाइसैकेराइड्स हैं और तीनों में ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल जरूर है। बदला क्या है?
बदला क्या है, एक में गैलेक्टोज है, एक में ग्लूकोज है दूसरा वाला, और तीसरे में फ्रुक्टोज है। क्या बोला मैंने दीपजोत, याद रखने के लिए? मैम ये तीनों में एक मॉलिक्यूल कॉमन है, ग्लूकोज कॉमन है, और एक में दोनों ग्लूकोज है, एक में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, और एक में ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। ठीक है, और गैलेक्टोज वाला जो है वो लैक्टोज में है। इज इट ओके? तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सिंगल कैसे कैसे हैं, 3 टाइप्स के, और डाइसैकेराइड्स जिन्हें कि हम डबल कहते हैं, डाइसैकेराइड्स वो कैसे कैसे हैं और किस किस में पाए जाते हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टार्च। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्टार्च। तो स्टार्च इज एन इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट। ध्यान देना, अभी तक जो हमने शुगर और जो मोनोसैकेराइड्स पढ़े, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड, ये सॉल्युबल थे, ये घुल जाते थे पानी में घुल जाते थे। लेकिन स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो पानी में नहीं घुलते स्टार्च। और स्टार्च जो है वो स्टोर्ड फॉर्म है, वो फूड की, कार्बोहाइड्रेट की स्टोर्ड फॉर्म है, जो कि किस में पाई जाती है? प्लांट्स में। किसमें पाई जाती है? प्लांट्स में। तो लेट अस स्टार्ट। स्टार्च इज ए इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट। इट इज इन द फॉर्म ऑफ दैट प्लांट कॉमनली स्टोर कार्बोहाइड्रेट। तो स्टोर करता है, जैसे पोटैटोज जो है वो स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर करता है, स्टोर्ड फूड है। कभी ज्यादा पोटैटो खाए तो फटी हो जाते हैं, स्टोर्ड फूड है। राइस में स्टोर्ड फूड है, मेज में स्टोर्ड है, व्हीट में है, बार्ले में है, एंड ब्रेड आर चीफ सोर्स ऑफ द स्टार्च। तो ब्रेड, जो लोग ब्रेड खाते रहते हैं, वो उसमें भी क्या है? स्टार्च है। तो द स्टार्च हैज ए केमिकल फार्मूला। तो स्टार्च का फार्मूला देख रहे हो आप? ध्यान देना मेरी बात पे। ये C6H10O5 एंड N, ये N जो है ना, ये कितने भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, मिलियंस भी हो सकते हैं, ट्रिलियंस भी हो सकते हैं। समझा रही है? तो ये बहुत सारे मिलकर के ये क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। ये क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। इज इट ओके? और ये मैक्रोमोलेक्यूल है, ये एक मैक्रोमोलेक्यूल है। यू कैन ऑल्सो से इट ए पॉलीमर। क्यों? ये मोनोमर बार बार रिपीट होगा, ये सिंगल यूनिट मोनोमर बार बार रिपीट होगा, और ये क्या बना देगा? पॉलीमर। क्या बना देगा? पॉलीमर। वो पॉलीमर क्या कहलाएगा दिवजोत? स्टार्च। वो पॉलीमर क्या कहलाएगा? स्टार्च। इज इट ओके? तो हमारे पास पॉलीसैकेराइड हमने कर लिया हमने। स्टार्च इज ए पॉलीसैकेराइड। 2 अदर इनसॉल्युबल पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स आर सेलुलोज एंड ग्लाइकोज। और भी है, जैसे 3 उसमें थे, किसमें थे? सिंपल में, है ना। फिर 3 आए हमारे पास डाई में। अब पॉली में भी 3 है। अब पॉली मतलब पॉलीमर, या पॉली मतलब मैक्रोमोलेक्यूल, या पॉली मतलब पॉलीसैकेराइड्स। ये 3 है हमारे पास। स्टार्च हमने पढ़ लिया एक, दूसरा है ग्लाइकोजन, दूसरा क्या है? ग्लाइकोजन, और तीसरा है सेलुलोज। ये तीनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोला जब जी मैंने? स्टार्च के बारे में तो हमने पढ़ लिया बहुत कुछ, और ग्लाइकोजन और सेलुलोज दीपजोत। जो हमने पढ़ना है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। इसमें से हम स्टार्च के बारे में पढ़ चुके हैं। जब जी बताओ हमने क्या पढ़ा स्टार्च के बारे में? इसका फार्मूला क्या था? वेरी गुड, ब्रैकेट, वेरी गुड, नंबर ऑफ लाइन्स। और कुछ पढ़ा हमने स्टार्च के बारे में? ये किस में पाया जाता है? पोटैटो में
तो जो मोटा नहीं होना चाहता है वो उसे क्या करना चाहिए, ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ये चीजें कम खानी चाहिए, ब्रेड वगैरह, बाले वगैरह, और ये राइस और पोटैटोस। नेक्स्ट, सेलुलोज। सेलुलोज इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द प्लांट। प्लांट की सेल वॉल में पाई जाती है सेलुलोज। इट इज नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी एंड रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। ये हमारी बॉडी में यूज नहीं होती, अनडाइजेस्टेड रहती है, बट इट कंट्रीब्यूट्स इन प्रोवाइडिंग रफ फेज फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गट। रफ फेज क्या होता है, पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा देती है, और इसमें रफ फेज मतलब फाइबर थोड़ा ज्यादा होता है। तो फाइबर ज्यादा होगा तो ये हमारे गट की सफाई कर देगा। गट क्या है, गट क्या है, गट एलिमेंट्री कैनाल से लेकर के एनस तक की पूरी ट्यूब को गट कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरी एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग गट कहते हैं। गट मतलब कहाँ से शुरू हुआ, गट शुरू हुआ माउथ से, गया स्टोमक में, स्टोमक से गया इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस। इन सारी चीजों को इकट्ठा हम क्या कहते हैं, गट। और गट का दूसरा नाम क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। दिवजोत मैंने क्या बोला, ये जो जीव करता है वो पूरे कैनाल को एलिमेंट्री कैनाल, तो ये इसकी सफाई करता है, क्लीन करता है इसको। तो हमें रफ फेज, इसलिए हमें सैलेड वगैरह खाना चाहिए क्योंकि वो हमारे गट को साफ कर देता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से साफ करने में मदद करता है। वो कौन करेगा, सेलुलोज। इसलिए हम साग वगैरह सर्दियों में ज्यादा खाते हैं, क्योंकि जब हम फैट वगैरह खाते हैं तो जम जाता है हमारी बॉडी में, तो वो क्या करता है, नसें वगैरह हमारी साफ करता है। रफ फेज, सैलेड वगैरह अभी सर्दी आएंगी तो ज्यादा आएगा, ठंडा हो जाता है शरीर, तो बॉडी से क्लीनिंग जो है नहीं हो पाती ढंग से। और इस टाइम आप देखोगे सर्दियों में खट्टी चीजें भी ज्यादा आएंगी, संतरे आएंगे, गलगल आएगा, नींबू आएंगे। वो किस लिए आएंगे, क्योंकि सर्दियां आ गई, हमारे खून में फैट ना जम जाए, तो हमें ये चीजें जो है ज्यादा क्वांटिटी में खानी चाहिए। जब जी ठीक है। इसके बाद है हमारे पास ग्लाइकोजन इज द फॉर्म इन विच कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन द एनिमल्स। तो क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि जो स्टोर्ड फूड है एनिमल्स में वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन में। और प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। दिवजोत मैंने क्या बोला, मैम जो कार्बोहाइड्रेट्स है एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, और प्लांट्स में स्टार्च। मैं फिर बोल रही हूँ कि 10th क्लास को ये क्वेश्चन आया था, और 10th क्लास के लड़के ने 30 में से 29 नंबर लाए थे, और उसमें ये 1 नंबर कटवा के आ गया था कि प्लांट्स में किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है, किस फॉर्म में होता है। थैंक यू। इसके बाद है रफ फेज। रफ फेज मतलब नॉन डाइजेस्टेबल सेलुलोज। रफ फेज कुछ नहीं है, ऐसा सेलुलोज जो डाइजेस्ट नहीं होता है, रफ फेज। द सेल और वो किस में पाया जाता है, सैलेड में। किसमें पाया जाता है, सेल। द सेल्स ऑफ द ऑल प्लांट्स हैव सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज, द फ्रूट, वेजिटेबल एंड द वाटर कोट्स ऑफ द सीड्स एंड ग्रेन्स। तो हम क्या करते हैं, हम पील कर देते हैं। एप्पल को भी हम पील कर देंगे, जो पील के लायक नहीं होगा, जैसे संतरा तो चलो उसका पील निकालना है, बनाना है उसका पील भी निकालना है, लेकिन कई फ्रूट ऐसे हैं जो हमें पील के साथ खाने चाहिए, क्योंकि उससे हमें रफ फेज मिलती है और वो क्लीनिंग करता है। जैसे एप्पल है, आप धो उसको अच्छे से और उसको खाओ एज इट इज, उसका छिलका निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके छिलके में क्या है, रफ फेज, जो हमें क्या करेगा, हमारे डाइजेस्ट साफ करेगा। तो चॉकर, व्हीट फ्लोर आर पर्टिकुलरली रिच इन सेलुलोज, ठीक है, एंड विच इज नॉट डाइजेस्टेड। ये डाइजेस्ट नहीं होगा और क्या करेगा, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करेगा। क्या करेगा, दिस इज बिकॉज वी हैव नो सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम। हमारी बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम ही नहीं है। वो किसमें है, वो काऊ में है, वो गॉट में है, उनमें है वो एंजाइम जो तोड़ सकता है सेलुलोज को, हमारे अंदर नहीं है। रफ फेज का क्या रोल है, बोलता है एक तो इसमें पानी बहुत होता है रफ फेज में, बस फाइबर होंगे और पानी होगा, फाइबर होगा, धागे धागे, और क्या होगा, पानी। जिसको भी हार्ट की डिजीज ज्यादा होती है, बाईपास सर्जरी वगैरह जिसकी होती है, उसको यही ज्यादा एडवाइस करते हैं
के फाइब्रस चीजें खाओ ज्यादा, तो क्लीनिंग होगी, है ना। तो एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ वाटर एंड रिटेन इट, दस हेल्प इन कीपिंग द फेशियल मैटर सॉफ्ट एंड प्रियर। कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, इससे कब्जी नहीं होती। जो ये ज्यादा चीजें खाता होगा इंस्टेड ऑफ फैट, ये चीजें जो है गर्म चीजें, उसकी जगह ये चीजें खाओगे तो उसको क्या होगा, कब्जी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत सारा पानी छोड़ेगा जो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करेगा। और अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने में ये बहुत मददगार है। क्या क्या, सेलुलोज, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में। इट स्टिमुलेट द मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द इंटेस्टाइन एंड मेकिंग द मूवमेंट ऑफ फेशियल इजी। वो तो कॉन्ट्रैक्शन जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है इंटेस्टाइनल के अंदर, वो भी बहुत अच्छे से करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत अच्छे से। फैट होगा फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, रिलैक्स नहीं हो पाती, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो पाएगी तो फूड को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करेगी, फिर क्या होगी, कॉन्स्टिपेशन। देखिए, इट स्टिमुलेट्स सीक्रेशन फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक एंड हेल्प इन द रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में, टॉक्सिन्स, जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में ये मदद करता है। कौन, रफ फेज सेलुलोज, द अनडाइजेस्टेड फूड। सोर्सेज ऑफ रफेज, अब कहाँ से हमें मिलता है, सैलेड से हमें रफेज मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल से हमें रफेज मिलेगा, फ्रूट से मिलेगा, गुआवा से मिलेगा, बनाना से मिलेगा, कॉर्न से मिलेगा, हाफ क्रश्ड व्हीट से मिलेगा, दलिया मतलब। एंड द चीफ सोर्स ऑफ द रफेज, तभी कहते हैं जब हम बीमार पड़ता है तो कहते हैं दलिया खाओ, तो उसमें क्या है, हाफ क्रश्ड है वो, उसमें रफेज ज्यादा होगी, क्योंकि जब पूरी तरह से क्रश हो गया तो उसमें कोई फाइबर नहीं बचा, फिर वो धागे तो तोड़ दिए ना अपने मिक्सी में, पूरी तरह से उसको क्रश कर दिया किसी चीज को, तो क्या हो गया वो, या मशीन में आटा बन गया, उसका तो फाइबर ही खत्म कर दिया आपने। तो दलिया जो है वो कैबेज में है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो रफेज का अच्छा सोर्स है। मुझे लगता है कि आप लोग इतना ही याद कर पाओगे, या कर पाओगे कुछ और, मैथ्स भी करना है अभी आप लोगों ने, मैथ्स जरूरी है ना। चलो ये लर्न कर लो। जल्दी छोड़ना है, क्यों? चलो आप ये लर्न कर लो, थोड़ा सा मैथ कर लो, फिर तो मैथ्स तो करना ही, आप वैसे ही लेट आए हो ना, ये थोड़ी जल्दी आए हैं। आप जल्दी कैसे आ गए? तो फिर आपकी ड्रेस, अच्छा उधर पार्क है ना, तो उसके जो वॉशरूम है, मतलब मैं समझ गई। तो हाँ? ये लोग 4 बजे पहुंच गए हैं मुझे लगता है दोनों, 4:25 पे। हाँ बहुत अच्छा है, ये लो कवर करो उसको, जल्दी से कवर कर लो, मैथ्स करो। 10th क्लास के सभी बच्चे आए हैं?